हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं बैंकिंग फाइनेंस का वीकली करंट अफेयर फॉर 1 सितंबर टू 7 सितंबर कि जो भी न्यूज़ ये ड्यूरेशन में आई है वो सारी न्यूज़ हमने कवर करी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, एंड हमारा पैटर्न सभी को पता ही है, आप लोगों को जो हमेशा देख रहे हैं, जो नहीं देखा है, जो पहली बार देख रहे हैं, कि हम सारी न्यूज़ को पहले कवर करते हैं एंड देन एंड में हम एक एमसीक्यू सेशन रखते हैं ताकि हम बेटर तरीके से रिकॉल कर सकें। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस हम न्यूज़ को डिकोड करते हैं। डिकोड में क्या करते हैं कि हम उसके कीवर्ड्स ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ है कि आरबीआई हैज़ इंट्रोड्यूस आईएफएससी ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट स्कीम फॉर सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, टोटल 3 कीवर्ड्स है, आईएफएससी, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स एंड ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट स्कीम। अब जैसे हमने पहले भी आईएफएससी के बारे में अच्छे से समझा है एंड इनफैक्ट सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में भी अच्छे से समझा है, तो अगर उसका हम रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स में जो सोवरिन का मतलब हो जाता है दैट इज द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है। और ग्रीन का मतलब हो जाता है एनवायरमेंट। राइट, और बॉन्ड का मतलब हो जाता है एक तरीके का शेयर। राइट, कि आपने एक शेयर परचेज कर लिया। तो इसमें क्या होगा कि आपने गवर्नमेंट का एक वो शेयर परचेज किया है जिससे गवर्नमेंट वो पैसे का एनवायरमेंट में यूज करेगा। राइट, सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, कि आपने, सरकार ने एक फंड, एक बॉन्ड इशू किया है जिसपे लोग उसको परचेज करेंगे और वो पैसे का सरकार क्या करेगा, एनवायरमेंट में यूज करेगा और इन रिटर्न वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। अब ये सबसे ज्यादा क्यों चलता है, क्योंकि ये क्या है, ये सोवरेन है। सोवरेन मतलब ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है। तो गवर्नमेंट पे हमेशा लोगों को ट्रस्ट रहता है कि सरकार कभी नहीं डूबेगी, सरकार बदलेगी बट सरकार हमेशा रहेगी, कोई ना कोई सरकार हमेशा रहेगी और वो सरकार के इशू किए हुए बॉन्ड कभी फेल नहीं होंगे और ये हमेशा एक लो रिस्क टाइप का बॉन्ड रहेगा। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार ने सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए हैं एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी पैसा आएगा वो एनवायरमेंट में यूज करेंगे। एंड ये लोगों को अट्रैक्ट क्यों करता है, 2 तरीके से अट्रैक्ट करता है, कि ये रिस्क इसके अंदर काफी ज्यादा लो है एंड सेकंड क्या है कि इसके अंदर कई सारे टाइप के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि जो कैपिटल गेन टैक्स होगा उस पर एग्जाम्पशन मिलेगा आपको, इनकम टैक्स में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, एक्सेट्रा। अब सेकंड चीज है आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के बारे में समझते हैं। जैसे हमने पहले भी ये समझ चुके हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसका काम क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज देगा। यानी कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज आपको एक्सपोर्ट करनी है तो आप आईएफएससी के द्वारा करवा सकते हो। और ये क्या टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज देगा, वेरियस टाइप का, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सिक्योरिटीज हो गया एंड इनफैक्ट फंड मैनेजमेंट जैसी टाइप की आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम न्यूज के बारे में समझते हैं कि न्यूज क्या थी, कि एक ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट स्कीम आई गई है। राइट, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट स्कीम आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्कीम के बारे में समझते हैं कि स्कीम में सिंपल सा क्या है कि सरकार ने यहाँ पे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए हैं जिनका मेजर पर्पस क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे वो इसको अट्रैक्ट करेंगे एंड इसका डिफाइन किया गया है फेमा के अंदर, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा, जिसके अंदर ये इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है एंड इस पे भी वो टैक्स बेनिफिट्स देंगे फॉर द इन्वेस्टर्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इसकी ऑपरेशन गाइडलाइंस है वो आईएफएससीए करेगा, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करेगी। एंड जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है ये फर्स्ट टाइम इशू किए थे जनवरी 2023 में और इसके अंदर दोनों ही, दैट मींस प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि जो भी इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट के हैं या वो सेकेंडरी मार्केट के हैं, दोनों ही इसका पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एंड इसके अंदर सारे ही रेगुलेशन से कंप्लायंस रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस that IBOs cannot participate in primary auction but they can engage in secondary market traders under back to back transactions. Okay. अब नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, दैट इज HDFC अनाउंसेस गीगा। 2 कीवर्ड्स है यहाँ पे, एक गीगा एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर गिग वर्कर्स। राइट, तो इनका पहले से हम इसको बेटर तरीके से समझते हैं कि गिग वर्कर्स यानी क्या होता है, कि एक गिग इकोनॉमी करके कॉन्सेप्ट है जो इवॉल्व होता है। गिग इकोनॉमी में वो टाइप के लोग आ जाते हैं, वो टाइप की इकोनॉमी होती है जहां पे लोगों को शॉर्ट टर्म बेस या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस या प्रोजेक्ट बेस पे हायर किया जाता है। दैट मीन्स कि आप एज ए फुल टाइम या एक परमानेंट तरीके के एम्प्लॉय नहीं रहोगे, आप एक शॉर्ट टर्म रहोगे।
जिसको फ्रीलांस भी कह सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको हायर किया जाता है, राइट। तो इसके अंदर कई सारे टाइप के प्रोफेशंस हो जाते हैं। तो जो वर्कर गिग इकोनॉमी में काम करता है उसको गिग वर्कर कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या टाइप के वर्कर आ जाएंगे? जो फ्रीलांस पे राइटर हो रहे हैं, जो कंटेंट लिख रहे हैं, राइट, या जो वीडियोस बनाते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन ट्यूटर्स होते हैं, वो भी इसका पार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑनलाइन ट्यूटर हूँ, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम कर रहा हूँ या प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल या फ्रीलांस बेसिस पे काम कर रहा हूँ, सो आई एम अ गिग वर्कर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफिक डिजाइनर्स भी इसके पार्ट आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आ जाएगा, जो ओला उबर ड्राइवर्स होते हैं वो भी आ जाएंगे, और जो डिलीवरी पर्सनल होते हैं जोमेटो स्विगी या अदर कोई टाइप के, वो सब इसका पार्ट बनेंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ गिग वर्कर्स वर्किंग इन एन इकोनॉमी नोन एज गिग इकोनॉमी। ओके, अब न्यूज़ के बारे में समझते हैं कि न्यूज़ में सिंपल है कि एचडीएफसी बैंक ने कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं वाया गीगा एंड डीजी पासबुक, यानी कि यहाँ पे दो टाइप की स्कीम लॉन्च की गई है। तो अगर गीगा के बारे में समझते हैं तो गीगा में क्या है कि एक आपका सेविंग्स अकाउंट यानी कि एक स्पेशलाइज सेविंग्स अकाउंट खुला जाएगा, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल फीचर्स लेंगे, लाइक आप उस पर एसआईपी कर सकते हो, एफडी कर सकते हो और आरडी कर सकते हो। ये किसके लिए किया गया है? फॉर दी गिग वर्कर्स के लिए, कि जो भी गिग वर्कर्स होंगे वो इसमें अपना अकाउंट खुलवा पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके अंदर कई सारे टाइप के बेनिफिट्स होंगे। एंड देन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी होंगे, कि वो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जो भी आपने पैसा कमाया है उसका आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड इशू करती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वेरेज अगर अगर डीजी पासबुक के बारे में समझते हैं तो डीजी पासबुक क्या, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अगेन लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने, जिसका मेजर काम क्या होता है कि जो भी आपके पास अकाउंट्स है या जो भी चीजें हैं आप उसको कंसोलिडेट करो एंड उसको मैनेज कर सको, राइट। यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सको, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मैनेज कर सको और डीमेट अकाउंट को मैनेज कर सको। तो जैसे हम रिकॉल करें कि ये क्या है, ये आपको एक तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी देगा। जैसे हमने पहले ये चीज समझी थी ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है, कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये पैसा मुझे कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना मेरे को खर्च करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनेंशियल लिटरेसी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम एक डीजी पासबुक लेके आए हैं जो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च करी है, कि उसके अंदर यूजर्स अपनी जो भी इनकम होती है, इन्वेस्ट हुआ हुआ है, डीमेट अकाउंट है, ये सबको कंसोलिडेट और मैनेज कर सकेगा, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अकाउंट एग्रीगेशन है, एक यूनिफाइड व्यू बता रहा है, और आपका एक ईज ऑफ यूज जो है वो ईज वे में हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है दैट पेटीएम गेट्स गवर्नमेंट नॉड फॉर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, कि एक डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का उसको अप्रूवल मिल चुका है इन पेमेंट सर्विस आर्म। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, राइट। कि अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब आप माइनिंग रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन में कर रहे होते हैं, तो वो अर्लियर स्टेज होता है, तो उस समय जिसने इन्वेस्ट किया होता है उसको अपस्ट्रीम इन्वेस्टेड किया जाता है। बट जब आप माइनिंग कर लेते हो, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो आप फिर मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं, तो उसको लेटर स्टेज कहा जाता है। कहने का मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा काम क्या है कि ऑटोमोबाइल को मैन्युफैक्चर करना, यानी कि समझ लीजिए मैं कार बनाता हूँ। अब कार के लिए मेरे को रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, राइट, या तो मैं कहीं से खरीदूंगा या किसी से बनवाऊंगा या एक्सेट्रा। तो उसमें जो मेरा खर्चा होगा, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो अर्लियर स्टेज पे रहेगी, तो उसको अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिर वंस अगर मैं रॉ मटेरियल ले लिए और अब मेरे को मैन्युफैक्चर करना, मेरे को प्रोसेस करना है, वो प्लांट के अंदर प्रोसेस करना है कि एक फाइनल गुड बनेगा, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। एंड देन ये मेरे को रिटेल में भी डालना है, तो ये कब होता है, ये लेटेस्ट स्टेज में होता है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है उसको डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, राइट। अगर इनको हम बेटर तरीके से समझे तो जो अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, वेयर डाउनस्ट्रीम में रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लेकिन अपस्ट्रीम में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और डाउनस्ट्रीम में आपको रिटर्न कम मिलेगा, बट ये काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये स्टेबल कम रहेगा। ओके, अब न्यूज में समझते हैं कि न्यूज में क्या बोला है कि पेटीएम को अप्रूवल मिला है कहां से, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन सर्विस से। उन्होंने उसको अप्रूव किया है कि आप डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहां पे, इन दी पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, दैट इज पीपीएसएल, की जो पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड है उसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एज अ डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल मिल चुका है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि इन्होंने अप्रूवल के लिए 2020 में अप्लाई किया था,
लेकिन आरबीआई ने 2022 में उनको बोला कि आप वापस रीसबमिट कीजिए, क्योंकि 2020 में एक पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आ चुका था, तो उसके चलते उसमें चेंजेस हुए थे, उन्होंने वापस रीसबमिट किया। हालांकि चलो वो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये पर्टिकुलर जो लिमिटेड कंपनी है, दैट इज पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इसको डाउनस्ट्रीम का इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस मिल चुका है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर के द्वारा फ्रॉम दी आरबीआई, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है that GRSC signs MOU with NHIDCL for double lane modular bridges. ओके अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है, GRSC क्या है, NHIDCL क्या है, और डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिजेस क्या है। ओके तो वन बाय वन हम समझते हैं। तो सबसे पहले GRSC का समझते हैं, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इनका काम क्या होता है कि ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करती है, जिसके अंदर ये हमें वॉरशिप बना के देती है, राइट। तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। वेरेज अगर हम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये एक पीएसयू है जो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में काम करती है, और इसका काम क्या है, नेशनल हाईवे बनाना, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये छोटी मोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि ये एक शिप बिल्डर कंपनी है जो हमारे लिए वॉरशिप बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। वेर जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसका काम है नेशनल हाईवे बनाना। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में काम करती है, उसके अंडर काम करती है, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ओके अब अगर हम मॉड्यूलर स्टील और बेली ब्रिजेस के बारे में समझते हैं तो ये क्या होता है कि ये एक प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इनको टेम्पररी पर्पस के लिए भी बनाया जाता है और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी बनाया जाता है। टेम्पररी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चीप होते हैं, और ये क्या होता है, ये इजीली मूवेबल होते हैं कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रख सकते हो, राइट। सो दैट मीन्स दे आर इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड असेंबल्ड ऑन वर्क साइड, कि वही साइड पे वो असेंबल्ड किए जाते हैं। ये यूजुअली कहाँ यूज किया जाता है, मेजरली जो बॉर्डर एरियाज हो जाते हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो भी एरियाज आ जाते हैं, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, लाइक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एरियाज आ जाते हैं, वहां पे ये टाइप के ब्रिजेस सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, और ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और ये हैवी लोड्स भी उठा सकते हैं, राइट। हालांकि ये टेम्पररी यूज के लिए किया जाता है, बट इसको लॉन्गर पीरियड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एंड दे आर प्राइमरी इंटेंडेड फॉर टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, की जो टेम्पररी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है ये उसको फुलफिल कर देते हैं। इसके अलावा ये डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर स्टील एंड ब्रेली ब्रिजेस है, राइट। एंड ये कनेक्टिविटी को इन्हांस करेंगे अलोंग इंडियंस बॉर्डर, की जो इंडिया बॉर्डर है वहां पे ये इन्हांस करेंगे। एंड जो जीआरएससी का डबल लेन स्टील ब्रिज है इज द ओनली इंडिजिनियस सॉल्यूशन ऑफ इट्स काइंड। इसके अलावा और कोई इस टाइप का ब्रिज नहीं बनाता है, और इससे पहले इन्होंने 44 सिमिलर ब्रिजेस बनाए गए थे, किसके लिए, फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। सो इट्स अ सिंपल न्यूज, बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो उसको अगर आप रिपीटेडली पढ़ोगे, राइट, वीडियो को वापस देखना, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। नेक्स्ट न्यूज है दैट पीएम मोदी शोकेसेस इंडियाज फिनटेक पावर विथ एंड विजडम एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इन मुंबई, राइट। तो ये हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है, दैट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है मुंबई में। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये लोकेशन कहाँ है, ये हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अंदर कौन कौन ऑर्गेनाइज किया गया है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जन काउंसिल। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी, दैट ब्लूप्रिंट फॉर नेक्स्ट डेकेड ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल एआई इंक्लूसिव रिजिलियंट। इसका एजेंडा क्या है कि जो भी फिनटेक को लेके ग्लोबल कॉर्पोरेशन करने हैं, कि जो भी ग्लोबल कोलैबोरेशन है वो उसके लिए ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट रखा गया है, जिसके अंदर फिनटेक का मतलब क्या है कि जो भी ऑनलाइन आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देता है उसको फिनटेक कहा जाता है, राइट। तो सारे ही फिनटेक का एक ग्लोबल कोलैबोरेशन कर रहा है, राइट। इसके अंदर मेजर क्या होगी, इश्यूज को एक्सप्लोर करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो बिजनेस मॉडल फॉर इंक्लूसिव रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड पे इस पे बात करी गई है। ओके नाउ अगर हम इसके बारे में समझते हैं कि जो अभी रिसेंटली फेस्ट हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। तो ये सपोर्ट किया गया बाय की गवर्नमेंटल बॉडीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री, ये वेरियस टाइप की मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, आरबीआई है, इनफैक्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी भी इसका पार्टनर है। इसके अंदर 150 से ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए थे, एंड 40 से ज्यादा कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। 1000 जितने स्पीकर्स थे 70 कंट्री में से,
350 सेशंस हुए गए थे, ऑलमोस्ट 60 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। इसमें से कई सारे प्रोडक्ट हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं और आने वाले वीडियोस में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, यानी कि ये 60 प्रोडक्ट पूरे साल भर हमारे न्यूज में आते रहेंगे। ओके, 300 से ज्यादा एग्जीबिशंस हुए इसके अंदर और 1 लाख से ज्यादा लोग इसके अंदर आए और इसको एड्रेस किया गया है बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया है, राइट। अब इसके अंदर हाईलाइट समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें 60 प्रोडक्ट्स जितने लॉन्च किए गए, तो चलो हर एक प्रोडक्ट तो हम कवर नहीं कर सकते, बट जो मेजर हाईलाइट्स है वो हम कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पर बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था, लाइक WPPS फॉर बिजनेस, दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम, उसको रीब्रांड किया है भारत कनेक्ट से। हमने UPI सर्कल के बारे में समझा था, हमने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में समझा था, हमने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के भी बारे में समझा था। ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क के बारे में हमने नहीं समझा था। ये फ्रेमवर्क क्या है? ये फ्रेमवर्क है टू एक्सेस क्रेडिट फॉर MSMEs, कि जो भी MSMEs है उनको क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाया गया है। फिर जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर है उन्होंने UPI ICD लॉन्च किया गया है एट GFF। ICD का मतलब है दैट इज इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, यानी कि आप UPI के थ्रू ATM में यूज कर सकते हो, राइट, एंड उसमें आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। ना डिपेंड करता है कि वो ATM जो होगा वो वाइट लेबल का ATM होना चाहिए और वहां पे आप UPI का यूज करोगे फॉर डिपॉजिटिंग कैश, और वो ATM कैश रिसाइकलर मशीन होगा, यानी कि वहां पे विड्रॉ भी होगा एंड डिपॉजिट भी होगा, तो वही टाइप के ATMs पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब क्या बूस्ट करता है? ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हमारे लिए बूस्ट करता है फॉरेन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट है दैट FNO यानी क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, कि ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? दे बोथ आर रिलेटेड टू द सेकेंडरी मार्केट, कि ये सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या किया कि सेबी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं, कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करने के लिए उनके लिए रिवैम्प किया गया है। दैट रिवैम्प यानी कि कुछ रिवाइज गाइडलाइन की गई है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस रिवैम्प मींस, दैट अगर फ्यूचर और ऑप्शंस मार्केट को अगर हम और डिटेल में समझते हैं कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है, कि आपने एक डेट फिक्स करके रखी है, राइट, कि फ्यूचर में मैं ये पर्टिकुलर डेट को इतना अमाउंट पे ये चीज खरीदूंगा। वेयर ऑप्शन में आपने कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने इस तरीके का कोई भी प्राइस या डेट फिक्स नहीं किया है। फ्यूचर में प्राइस और डेट फिक्स किया जाता है, वेयर इसके अंदर जो रिस्क होता है फ्यूचर में वो ज्यादा होता है, ऑप्शन में रिस्क कम होता है। अब जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा, जहां पे रिस्क कम है वहां पे प्रॉफिट भी कम है। इसके अंदर कोई प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होता, वेयर यहाँ पे बायर्स पे अ प्रीमियम टू एक्वायर दी राइट टू बाय और सेल, यहाँ पे उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। वेयर इसका जो हेजिंग होता है, इट इज वाइडली यूज फॉर हेजिंग अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। इट कैन बी यूज फॉर हेजिंग बट ऑल्सो फॉर द स्पेक्यूलेशन, ये स्पेक्यूलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। और वोलेटिलिटी देखते तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और ये कंपैरेटिवली उससे कम वॉलेटाइल रहता है। ओके, अब सेबी ने रिवाइज किया गया है। सेबी ने रिवाइज करने का मेजर पॉइंट क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसको और भी ज्यादा रोबस्ट बनाना, यानी कि स्ट्रांग बनाना। और ये उसने किसके बेसिस पे किया है रिवाइज? सेबी एक्ट 1992 में दो सेक्शन है, सेक्शन 11 क्लॉज 1, सेक्शन 11 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। तो उसके अंडर उन्होंने ये रिवाइज गाइडलाइन करी गई है और ये इमीडिएट वे में इफेक्ट रहेगा। ओके, नाउ व्हाट आर दिस गाइडलाइंस, की यहाँ पे बोला है कि मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज किया गया है, दैट इज इंक्रीज फ्रॉम ₹25 लाख टू ₹75 लाख। वेर एज जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम ₹500 करोड़ टू ₹1500 करोड़, राइट। सी हर एक टर्म की टेक्निकलिटी में हमें इतना नहीं जाना है, हमें किस में जाना है कि न्यूज़ की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन समझते रहे, ताकि एग्जाम में जैसे ही वो हमें ऑप्शंस दिखे या आंसर्स पूछा जाए तो हम उसको तुरंत ही एलिमिनेट कर पाए। ओके, नेक्स्ट है कि इसका अगर इंपैक्ट समझते हैं कि इंपैक्ट क्या है, कि ये मार्केट वॉलेटिलिटी को कम करेगा, ये पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेगा एंड ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट न्यूज है दैट आदित्य बिरला ने एक इनकम सुरक्षा प्लान लॉन्च किया गया है एज एन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये, राइट। तो इसके अंदर हमारे लिए मेजर चीज क्या है,
आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस तो ठीक है, हमें इनकम सुरक्षा प्लान के बारे में समझते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लान? ये लॉन्च किया गया है बाय आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड दी पॉलिसी बाजार ने मिलकर ये लॉन्च किया गया है। अब इसके फीचर क्या है कि आपको लाइफ लॉन्ग इनकम दी जाएगी, राइट? इन केस अगर फैमिली में किसी की डेथ होती है, आपका जो इनकम रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, एंड जो एनुअल कंपाउंडिंग रहेगा वो 5% पे आपको एडजस्ट किया जाएगा फॉर दी इन्फ्लेशन। एंड जो फर्स्ट ईयर डिस्काउंट रहेगा वो रहेगा अप टू 9% इज गिवन ऑन द फर्स्ट ईयर प्रीमियम फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपको जो पे आउट रहेगा वो गारंटी रहेगा फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स तक, कि 10 साल तक आपको उसका पे आउट मिलता रहेगा, यानी कि जो भी आप प्रीमियम भरते रहोगे आपको उसका पे आउट मिलता रहेगा फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स तक। नेक्स्ट न्यूज है दैट पीओपी launches India's first multi-brand co-branded card in partnership with RuPay and Yes Bank। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि को ब्रांडेड कार्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड होता है या जो भी कार्ड होता है तो वो को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है। तो को ब्रांडेड कार्ड का मतलब हमें ये समझना है कि यहाँ पे कई सारी कंपनीज और ब्रांड एक साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड इशू करती है, राइट? अब इससे फायदा क्या होता है कि आप देखोगे कि आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड पे कोई अलग टाइप का ऑफर रहता है, ब्लिंकिट पे ऑफर रहता है, किसी पे जोमेटो का ऑफर रहता है, या किसी और पे क्या चीज़ का ऑफर रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सारी 2-3 कंपनियां मिलके एक कार्ड लॉन्च करती तो वो सब में कोई ना कोई टाइप का आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे, आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे जिसको आप रिडीम करवा सकते हैं। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके अंदर आपको कई सारे टाइप के बेनिफिट रिवॉर्ड मिलेंगे, एंड आप अपनी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर कई सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स रहेंगे, एंड इसके अंदर कई सारे टाइप के लोगोज रहेंगे, यानी कि जो जो कंपनीज जो जो ब्रांड इससे एसोसिएटेड है, राइट? और अगर हम ये न्यूज़ के बारे में समझते हैं कि पीओपी ने ये लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद रुपे एंड यस बैंक लिमिटेड के द्वारा। ये लॉन्च हुआ था एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल मुंबई में, और ये कोइंसाइड्स करता है कि पीओपी के 1 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं बाय द पीपल और द कस्टमर्स, एंड ये एग्जिस्टिंग यूपीआई यूजर बेस जो है 1 मिलियन, इनको ये टारगेट करेगा ये टाइप के कार्ड को सेल करने के लिए, राइट? यानी कि आप मान लीजिए कि 1 मिलियन यानी कि जो 10 लाख यूजर है उसमें से अगर आधे भी इसको एग्री करते हैं, राइट, यानी कि 5 लाख लोग इनका कार्ड यूज करेंगे, तो इनका मार्केट वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वैसे बेनिफिट जैसे हमने कहा कि कई सारे ब्रांड्स हैं, तो जोमेटो, ब्लिंकिट, कल्ट, रैपिडो, क्लियर टिप, फार्मा इजी, ये सब के हमें कोई ना कोई ऑफर मिलते ही रहते हैं, हम उसको रिडीम करवा सकते हैं। देन इसके अंदर कोई भी टाइप का ज्वाइनिंग फी नहीं है, एंड इसके अंदर पीओपी कॉइन्स मिलते हैं। ये कॉइन्स को आप फर्दर यूज कर सकते हो कोई भी ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन या फिर होम गुड्स को परचेज करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है that ICICI Prudential Life Insurance launches ICICI True Guarantee Pension Scheme, right? तो this is our main keyword। तो इसका की पॉइंट्स अगर समझते हैं कि ICICI ने क्या किया है कि ICICI प्रूफ सिग्नेचर पेंशन स्कीम लेके आई है, जिसके अंदर जो भी पेंशन रहेगी वो मार्केट से लिंक रहेगी, यानी कि मार्केट के रेट पे जिस तरीके से अभी जो रेट चल रहा होता है वही रेट पे इन्फ्लेशन भी चेंज, जो भी इन्फ्लेशन के चलते प्रीमियम भी चेंज किया जाएगा। मतलब जिस रेट पे इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसी रेट पे आपका प्रीमियम ग्रो या डिक्रीज किया जाएगा, राइट? तो इसमें मार्केट से इसको लिंक किया जाएगा, प्लस इट इज कस्टमाइजेबल, यानी कि अप टू 100% इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा, जिसके अंदर आपको टेलर करना अलाउ रहेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, एंड आपको फंड ऑप्शंस दिए जाएंगे दो, या दैट इज इक्विटी फोकस फंड या फिर बैलेंस मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। नाउ दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मार्केट लिंक है और फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट? फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट है। वेरेज अगर इसका बेनिफिट समझते हैं तो उसमें ये समझते हैं कि इसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे, प्रीमियम पेड अंडर एप्लीकेबल टैक्स लॉ रहेगा, टैक्स फी विड्रॉल कर सकते हो अप टू 60%, एंड आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हो, सिक्योरिटी आपकी वेव हो जाएगी। तो इस तरीके का ये सब एड ऑन रहेगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है दैट वर्ल्ड बैंक फॉलोज IMF रिवाइसेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 7%। अब ये चीज हम पहले भी समझ चुके हैं कि जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट हमने देखा था कि एक साइड हमने देखी थी जिसके अंदर हर एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, एंड इन सब ने अपना अपना जीडीपी फोरकास्ट दिया था, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक का बाकी था क्योंकि वो अब रिलीज हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक ने अब रिलीज किया है कि जीडीपी फोरकास्ट है
वो 7% कर दिया है, राइट। तो न्यूज़ के बारे में समझते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है जिसका नाम है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट, राइट। तो ये रिपोर्ट, पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो रिलीज की गई है, एंड ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7% कर दिया गया है, राइट। एंड इसके अंदर कई सारी चीजें उन्होंने बोली गई है। जैसे सबसे पहली चीज बोली गई कि जो फाइनेंशियल अभी है उसके अंदर 7.7% रहेगा, आने वाले में 6.7 रहेगा, और उससे भी आने वाले में 6.7 रहेगा। वेरेस पहले इन्होंने 6.6 रखा था, उसको इंक्रीज करके उन्होंने 7% कर दिया है। और इन्होंने ये बोला है कि ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में, क्यों ये बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक डिमांड क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज समझी थी कि इंडिया के पास एक चीज का फायदा है, दैट इज द पॉपुलेशन, कि हमारे पास जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा हमारे पास रोटी कपड़ा मकान की डिमांड रहेगी। सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब जब डिमांड आती है तो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट भी आता है, कंज्यूमर और ज्यादा स्पेंड करता है, एंड हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट भी इंप्रूव हो रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने बोला कि जो ग्लोबल मार्केट है वहां पे ग्रेजुअल रिकवरी हो रही है। इनफैक्ट अगर इंडिया का देखते हैं तो जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कि अभी भी 17% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उनके पास कोई भी तरीके का नौकरी नहीं है, या तो वो गिग वर्कर है या वो कोई और तरीके से अपनी नौकरी को सस्टेन कर रहे हैं, वो जॉब ढूंढ रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं या एक्सेट्रा, ये कंसर्न हो रहा है। फिर उन्होंने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बोला। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, कि डेब्ट मतलब क्या होता है कि सरकार ने लोन कितना लिया हुआ है। तो इन्होंने बोला कि सरकार ने जितना लोन लिया गया है अगर उसको जीडीपी से कंबाइन करते हैं तो ये क्या हुआ है, ये डिक्लाइन हुआ है, राइट। कि पहले ये 82% था, वो अब कम होके सॉरी पहले 83% था, वो कम होके 82% हो गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो चीज डिक्लाइन हो चुकी है। वेरेस करंट अकाउंट डेफिसिट जो बोलते हैं वो एक्सपेक्टेड टू वाइडन टू 1.1% ऑफ द जीडीपी। क्यों? क्योंकि हमारा सर्विस और हाईटेक गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। एंड अगर फिजिकल डेफिसिट देखते हैं तो वो रिड्यूस करने की बात की गई है 5.6% टू 4.9%। अब जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट का मतलब समझ लो, ये तीनों का एक बार अच्छे से मतलब समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअली मतलब है। सबसे पहले देखते हैं कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में डेब्ट मतलब क्या होता है, कि सरकार कितना लोन ले चुकी है और जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों को एक रेशियो निकाला जाता है, राइट। कि अगर ये कम हो रहा है दैट मीन्स वो अच्छी बात है कि सरकार का लोन कम हो रहा है और जीडीपी बढ़ रहा है, ओके। मेरे सेकंड है क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है कि मेरा इंपोर्ट ज्यादा हो गया और मेरा एक्सपोर्ट कम हो गया। दैट मीन्स कि मेरी इनकम कम है बट मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी कि मेरे पैसा ज्यादा जा रहा है, पैसा उतना आ नहीं रहा है। सो दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। वेरएज फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कि सरकार एक बजट बनाती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, कि सरकार जितना ज्यादा खर्चा करेगी फिस्कल में उतना ज्यादा डेफिसिट होता जाएगा। क्योंकि रिमेंबर सरकार यहाँ पे प्रॉफिट कमाने नहीं आई है, सरकार यहाँ पे वेलफेयर करने आई है। तो फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से अनिवार्य भी माना जाता है कि सरकार को खुद की जेब नहीं भरनी है, सरकार को लोगों का भला करना है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट रखा जाता है कि उसको रिड्यूस किया जा रहा है 5.6% से 4.9%, एंड फर्दर बोला है कि ये 4.5% हो जाना चाहिए, राइट। ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम हमारा एक्सपोर्ट देखते हैं तो ये हमारा काफी अच्छे से ग्रो हुआ है, 5.8% से हुआ है। हमारा फूड इन्फ्लेशन डिक्रीज हो चुका है, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन हो चुका है, एंड इनफैक्ट कि इंडिया के जो कई सारे बॉन्ड्स है वो जेपी मॉर्गन या ये सारी ब्लूमबर्ग में इंक्लूजन होने के बाद से हमारे पास $25 बिलियन का एडिशन इनफ्लो आ रहा है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस तीन चीजें और बोली गई है, दैट की जो ग्रोथ है इंडिया में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इवन दो हमारे पास कई सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस है। वेरेज जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है वहां पे थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली एक्सटर्नल डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारा मॉनसून काफी अच्छा हुआ है इस बार, ओके। नेक्स्ट न्यूज है दैट स्टार हेल्थ लॉन्चेस इंश्योरेंस पॉलिसी इन ब्रेली, की ब्रेली लैंग्वेज में इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। अब उसका नाम क्या रखा गया है, स्पेशल केयर गोल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जो लॉन्च की गई है बाय स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर वो ब्रेली लैंग्वेज में अब जो इम्पैर्ड
कैंडिडेट होते हैं या इम्पेयर्ड लोग हैं वो अपना इंश्योरेंस इस तरीके से करवा सकते हैं। तो इसके अंदर कवरेज क्या हो जाएगा, इट कवर्स फिजिकल, सेंसरी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। यानी कि ब्रेली में कहने का मतलब ये है कि आप में अगर कोई भी इम्पेयरमेंट हो जाता है फ्यूचर में, अगर फॉर एग्जांपल मेरी अगर आई साइट लॉस हो जाती है और अगर मैंने इनसे इंश्योरेंस लिया हुआ होता है तो वो भी इसके अंदर क्लेम आ जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ब्रेली सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए नहीं किया इन्होंने, इन्होंने ये भी किया कि इसके अंदर क्या क्या कवरेज होगा, फिजिकल, सेंसरी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स की जो भी आपको इम्पेयरमेंट्स होंगे, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया, सेंसरी इंपेयरमेंट हो गया। सेंसरी इंपेयरमेंट क्या हो गया कि आपके जो 6 सेंसेस है उसमें से कोई एक आधा सेंसेस आपका काम नहीं कर रहा है तो भी इसके अंदर वो आ जाएगा। एंड इनफैक्ट जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके लिए एसेंशियल मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ जाएगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, इंडिविजुअल एज बिटवीन 18 टू 65, जिसके अंदर चिल्ड्रन डिपेंडेंट अप टू 17 ईयर्स रहेगा। और इसका टर्म रहेगा 1 ईयर टर्म विद एन इंडिविजुअल कवरेज ऑप्शन ऑफ 50,000 रुपीज 1 लाख के द्वारा। वेरेज अगर न्यूज़ के बारे में हम और बेटर तरीके से समझते हैं तो इसके अंदर पार्टनरशिप करी है ये ब्रेली वर्जन के लिए विद द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, इसके लिए पार्टनरशिप करी गई है। एंड इसके अंदर जो स्टार हेल्थ है वो ट्रेनिंग देगा, वो अपस्किलिंग करेगा टू द विजुअली एम्पेयर्ड इंडिविजुअल, कि जो विजुअली एम्पेयर्ड इंडिविजुअल है उनको ट्रेनिंग देगा ताकि वो भी एक इंश्योरेंस एजेंट्स बन सके। वेरे जो इसका इम्पैक्ट रहेगा, द इम्पैक्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट ये है कि अप्रोक्सीमेटली 34 मिलियन इंडियंस जो है इंडिया में वो विजुअली इम्पेयर्ड है, कि उनको दिखाई नहीं देता, या तो पार्शियली इम्पेयर्ड है या फुल्ली इम्पेयर्ड है। और 2022 की एक स्टडी हुई थी बाय द इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एस्टिमेटेड दैट जो विजुअल इम्पेयरमेंट है दैट लीड्स टू इकोनॉमिक लॉस ऑफ 646 बिलियन इन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो हमारा एक यूथ है बट वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो काम नहीं कर सकता, तो जब काम नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी लूज हो जाएगा, वो अपना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। तो उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए ये टाइप का, दिस इज वन ऑफ द स्टेप जो लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल या स्टूडेंट या कैंडिडेट जो भी बोल दो, वो अब एक तरीके से वर्क कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट न्यूज है दैट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस 333 डे स्टार धन वृद्धि एफडी, ओके, जिसके अंदर 7.9% का इंटरेस्ट रेट है। अब अगर इसका हम समझते हैं तो इसका नाम क्या है, स्टार धन वृद्धि, दैट इज इट्स नेम। ये 333 दिनों के लिए रहा जाएगा। इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट आप रख सकते हो 3 करोड़ तक का। और ये जो एफडी रिलीज की गई, आखिर है तो ये एफडी, तो ये रिलीज की गई, उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो, आप प्री मैच्योर विड्रॉवल फैसिलिटी भी रहेगी, और ये आप कई सारे ब्रांचेस और डिजिटल चैनल के थ्रू अवेल कर सकते हो बाय द बैंक ऑफ इंडिया, कि बैंक ऑफ इंडिया ने ये चीज लॉन्च करी गई है। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल सिटीजन, जिनको 3% से 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वेरे जो सीनियर सिटीजन है वो अप टू 60 टू 79 ईयर्स, उनको 3 से 7.5% तक का मिलेगा, यहाँ पे डिपॉजिट बिलो 3 करोड़ होगा। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है 80 प्लस 3 टू 7.9% तक का मिलेगा। और जो एडिशनल इंटरेस्ट रेट है जो सीनियर सिटीजन है उनको एक्स्ट्रा बीपीएस, बीपीएस यानी क्या हो गया 0.5, एंड जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको एक्स्ट्रा 65 बीपीएस यानी कि 0.65, ओके। 100 बीपीएस बोला जाता है तो वो 1% होगा, तो ये 0.5% एंड 0.65% ये रहेगा फॉर रिवाइज एफडी रेट्स के द्वारा, ओके। नाउ अब अगर हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च बाय एचडीएफसी फॉर गिग वर्कर। गिग वर्कर के लिए क्या रहेगा, डीजी पे, गीगा, फ्लेक्सी फाइनेंस और स्मार्ट पे। तो गीगा हमें पता है, वरना वो था क्या, डीजी पासबुक था वो, दैट वाज नॉट डीजी पे, तो गीगा। फिर आ जाएगा विच न्यू डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट वर लॉन्च्ड बाय आरबीआई एट जीएफएफ 2024, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कौन सा नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। यूपीआई सर्कल एंड बीबीपीएस फॉर बिजनेस, दैट इज राइट। यूपीआई लाइट एंड यूपीआई क्यूआर कोड, नो। UPI auto pay and UPI instant, also no. UPI cash and UPI ID, it is also no. Third, which of the following are key features of the income suraksha plan launched by ABSLI and Policy Bazaar? कि ABSLI and Policy Bazaar के द्वारा इनकम सुरक्षा प्लान लॉन्च किया गया था, तो इसमें से इसके कौन से फीचर्स है।
क्या उसके अंदर लाइफ लॉन्ग इनकम स्ट्रीम है? यस। टैक्स फ्री इनकम है? यस। गारंटेड पे आउट फॉर एटलीस्ट 10 years? यस। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? नो। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 and 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय गीगा फाइनेंशियल सूट फॉर गिग वर्कर्स? किसमें से कौन से गीगा फाइनेंशियल सूट के द्वारा गिग वर्कर्स के लिए कौन कौन से बेनिफिट इसके लिए लॉन्च किए गए हैं? क्या वो सेविंग्स अकाउंट है? यस। क्रेडिट कार्ड है? यस। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? यस। होम लोन है? नो। तो इसके अंदर आ जाएगा 1, 2 and 3। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट है असर्शन और एक स्टेटमेंट है रीजन। कि असर्शन में क्या बोला गया है that RBI has increased the eligibility criteria for stocks to be included in the F&O segment. Or reason, this is to ensure that only actively traded and financially robust stocks participate in the derivatives segment. तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक बार रीड करना पड़ेगा, एक बार इसको पॉज करके अच्छे से रीड करके देखना, तो आप इसका आंसर ज़्यादा तरीके से दे पाओगे कि assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. Right? So कौन सा आंसर है वो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए. Right? So this was it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics and current news event. Till then stay safe and study well. Thank you.